हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी बेटा। तो आज हम ईथर से स्टार्ट करेंगे। काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। एक तो घर में भी फंक्शन था, कुछ तबीयत भी सही नहीं चल रही थी, इस वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। शेड्यूल बहुत बिजी चल रहा था, कुछ कोचिंग की तरफ भी ध्यान था। तो कंटिन्यू करते हैं बेटा, लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। आज से कंटिन्यू करते हैं। हमारा लेक्चर रुका हुआ था ईथर का। वैसे मैंने अल्कोहल फिनोल के बारे में बता दिया था आपको, और ईथर से कंटिन्यू करते हैं। और आगे भी वन शॉट वीडियोज़ हम रिकॉर्ड करेंगे, वन शॉट वीडियोस डालेंगे सभी चैप्टर्स की। तो लगभग जो स्ट्रेटजी बना के चली थी इस पर फॉलो नहीं हो पाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते बेटा ईथर से। और ईथर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें विलियमसन सिंथेसिस है, जो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जहाँ से क्वेश्चंस आपका नीट में आता है, बोर्ड में आता है। तो वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे आज ईथर से। कुछ इसकी आईपीसी नेमिंग वगैरह भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते बेटा। सबसे पहले ईथर की बात करते कि ईथर्स क्या होते हैं। तो बेटा ईथर जो है हमारे बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें ऑक्सीजन होता है, और एक ऑक्सीजन दो एल्काइल ग्रुप या दो एराइल ग्रुप से लगा होता है बेटा। ठीक है, तो ईथर की अगर हम बात करें, ईथर दिस आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दिस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच वन ऑक्सीजन एटम mix bond with two alkyl group, या तो दो अल्काइल ग्रुप से बॉन्ड बनाएगा ये एक ऑक्सीजन एटम, और टू एराइल ग्रुप, यानी दो बेंजीन ले लो, दो एराइल ग्रुप ले लो, उनसे बॉन्ड बनाएगा। तो ये हमारा ईथर होता है। तो ईथर हमारे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बेटा जिसमें एक ऑक्सीजन एटम, ठीक है, दो एल्काइल ग्रुप से बॉन्ड बनाएगा, या एक ऑक्सीजन एटम दो एराइल ग्रुप से बॉन्ड बनाएगा, या फिर एक ऑक्सीजन एटम एक एल्काइल ग्रुप से बॉन्ड बनाता है और एक एराइल ग्रुप से बॉन्ड बनाता है। ये हमारे ईथर होते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें ईथर का फॉर्मेशन होता कैसे? तो हमारा जो एल्केन है, एल्केन के अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं एल्कोक्सी ग्रुप से, OR से, एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है बेटा। तो अगर हम इसको एल्कोक्सी ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो हमारा ये जो कंपाउंड बनेगा हाइड्रोजन के रिप्लेस होने से और OR के ऐड होने से, ये हमारा ईथर बनता है बेटा। ठीक है, दिस इज ईथर। और या फिर हम जो एल्केन है हमारे पास, इसके हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें बेटा किसी एराइल ऑक्सी ग्रुप से, ठीक है, एराइल ऑक्सी ग्रुप से, तब हमारा ये एरोमेटिक ईथर बनेगा, ROAR। AR यहाँ पे है एरीन, यानी जो आपका बेंजीन है C6H5, ये वाला ग्रुप है, ये AR एरीन। ठीक है बेटा, तो ये हमारे ईथर इस तरह से फॉर्मेशन होता है बेटा। अब यहाँ पे बात करें ईथर की, तो ईथर हमारे दो तरह के होते हैं बेटा। एक होते हैं सिमेट्रिकल ईथर और एक होते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन कभी कभी आ जाता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो ईथर हमारा एक तो होता है सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल, और दूसरा होता है बेटा हमारा अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल ईथर में तो क्या है, सिमेट्रिकल ईथर में ऑक्सीजन के अबाउट दोनों जो एल्काइल ग्रुप होंगे वो सेम होंगे बेटा। ठीक है, सिमेट्रिकल में ऐसे मान के चलो दैट हमारे पास इस ऑक्सीजन से दोनों एल्काइल ग्रुप सेम लगे होंगे। आर यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, एल्काइल ग्रुप को। ठीक है, जबकि अनसिमेट्रिकल ईथर में ऑक्सीजन के अबाउट जो एल्काइल ग्रुप लगे होंगे ये डिफरेंट होंगे। ऐसे सपोज एक आर है तो दूसरा R डैश होगा, ये अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा बेटा। और एग्जाम्पल और देखो, जैसे हमारा ये है, हमने ऑक्सीजन से दोनों मिथाइल ऐड कर दिए CH3 और CH3, तो दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है ऑक्सीजन के अबाउट, तो ये हमारा कैसा ईथर है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, या हम ऑक्सीजन से दोनों एल्काइल ग्रुप इथाइल जोड़ दें C2H5O C2H5, तो ये ईथर भी कैसा है, सिमेट्रिकल ईथर है ये। ठीक है, ये ईथर भी सिमेट्रिकल है। या हम एराइल ग्रुप जोड़ दें, बेंजीन रिंग जोड़ दें ऑक्सीजन से दोनों, तो ये भी कैसा है, सिमेट्रिकल ईथर है। ठीक है, अब अनसिमेट्रिकल ईथर कैसे बनेगा? अनसिमेट्रिकल ईथर में हम क्या करेंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर में ऑक्सीजन से
जो एल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे वो डिफरेंट होंगे। सपोज इससे हमने CH3 जोड़ दिया और इससे हमने ऐड कर दिया C2H5, तो ये ईथर कैसा हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अनसिमेट्रिकल। या हम एक ऑक्सीजन से एक बॉन्ड बना लें एरिन और दूसरा हम जोड़ दें इससे मिथाइल या इथाइल, तो ये कैसा हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर, दिस इज अनसिमेट्रिकल। इसी तरह एक हम बेंजीन जोड़ दें Ar और इससे ऑक्सीजन से दूसरा ग्रुप जोड़ दें C2H5, तो ये दोनों ग्रुप अलग है ना हमारे ऑक्सीजन से जो जुड़े हुए हैं, तो ये कैसा ईथर है, अनसिमेट्रिकल। तो आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है कि कौन सा ईथर सिमेट्रिकल है और कौन सा ईथर अनसिमेट्रिकल है, ये क्लासिफिकेशन याद रखिएगा। इसमें अब बात करेंगे हम सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर के बाद IUPAC नेमिंग की। ठीक है, IUPAC नेमिंग ऑफ ईथर, IUPAC नेमिंग ऑफ ईथर। IUPAC नेमिंग ऑफ ईथर, ईथर का IUPAC नेमिंग करना बहुत आसान है। इसमें आपको एक वर्ड याद रखना है, एल्कोक्सी एल्कीन। ठीक है, एल्कोक्सी एल्कीन, ये वर्ड आपको याद रखना है इसकी IUPAC नेमिंग के लिए, ईथर की IUPAC नेमिंग के एल्कोक्सी एल्कीन। अब इसमें जो एल्कोक्सी ग्रुप है ये तो आपको उसको बनाना है जो ऑक्सीजन के अबाउट जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है। आपको ऑक्सीजन के अबाउट देखना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर लेस है ऑक्सीजन के अबाउट तो उसको तो बनाओगे आप एल्कोक्सी ग्रुप। और जो एल्केन है, एल्केन आपको उसको लेना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन के अबाउट ज़्यादा है, उस कार्बन चेन को बनाना है बेटा एल्केन। ठीक है, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम मोर। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, देखो हमारे पास ये है CH3OCH3, ये तो हमारा कैसा सिमेट्रिकल ईथर है। ये कैसा ईथर है, सिमेट्रिकल। तो इसमें तो आपके दोनों ऑक्सीजन के अबाउट जो कार्बन है वो बराबर है, सेम है, तो आप किसी को भी एल्कोक्सी बना लो, किसी को भी एल्केन। जैसे सपोज हमारे पास ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला, इसको हमने, अब ये एक कार्बन का जो एल्काइल ग्रुप होता है मिथाइल, प्लस उस पर क्या ऐड करोगे, ऑक्सीजन हमने लगा दिया, मिथाइल प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया, मिथॉक्सी, और बाकी हमारा एक कार्बन ये बच रहा है, इसको क्या बनाओगे, एल्केन, और एक कार्बन का एल्केन क्या होता है, मीथेन, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, सिंपल है। एल्कोक्सी, ये देखो कौन सा एल्काइल ग्रुप लिया है तुमने ऑक्सीजन के साथ, मिथाइल है तो मिथॉक्सी हो जाएगा, इथाइल है इथॉक्सी, प्रोपाइल है तो प्रोपॉक्सी हो जाएगा। फिर ये देखो आपका जो दूसरा कार्बन चेन है उसमें आपका अगर सिमेट्रिकल है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर अनसिमेट्रिकल है तो तुम्हें उस कार्बन चेन को लेना पड़ेगा एल्केन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है। ठीक है, अब जैसे सिमेट्रिकल में तो एक किसी को भी आप एल्कोक्सी बना लो, किसी को भी आप एल्कीन बना लो, तो ये जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। इसी तरह देखो जैसे हमारे पास ये है C2H5 है, C2H5 इसको ऑक्सीजन से जोड़ दिया और ये C2H5, ये कैसा है, ये भी सिमेट्रिकल है। अब ये जो सिमेट्रिकल एल्केन है, सिमेट्रिकल ईथर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी को भी, सपोज हम इस इथाइल को ले लेते हैं इस ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, इथाइल प्लस ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, ये क्या हो गया, इथॉक्सी। ठीक है, इथाइल प्लस ऑक्सीजन, बाकी दो कार्बन का एल्केन क्या होगा, इथेन, तो ये हमारा इथॉक्सी इथेन। ठीक, अब दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3OC2H5। ठीक है, अब यह ध्यान से देखो नंबर ऑफ कार्बन जो है किधर ज़्यादा है किधर कम है। तो अगर मैं ऑक्सीजन के बाद देखूँ तो यहाँ पे एक कार्बन है और ऑक्सीजन के बाद देखो इधर कितने, दो कार्बन है। तो जो दो कार्बन वाली चेन है इसको तो आपको क्या बनाना है बेटा, एल्केन, और जो एक कार्बन की चेन है इसको क्या बनाना है आपको, एल्कोक्सी। बस इतना करना है। ठीक है, अब एक कार्बन का जो आपका एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप क्या होता है, मिथाइल, तो आप इसको ले लोगे इसके साथ ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ये आपका चला जाएगा इसमें एल्कोक्सी ग्रुप में। ठीक है, ये इसमें चला जाएगा इसके साथ, तो ये क्या हो गया, मिथॉक्सी, मिथाइल प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया, ये मिथॉक्सी, और दो कार्बन का एल्केन क्या होगा, इथेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट हमने ये ले लिया CH3 CH2O CH2 CH2 CH3
अब देखो इसकी नेमिंग करना कितना आसान है। आप देखो नंबर ऑफ कार्बन किधर कम है, नंबर ऑफ कार्बन इधर कम है, इधर 2 कार्बन है और इधर कितने कार्बन है, इधर 3 कार्बन है। तो जो 3 कार्बन की चेन है उसको तो एल्केन बनाना है और जो 2 कार्बन की चेन है उसको एल्कोक्सी ग्रुप बनाना है। तो इथाइल किसके साथ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा इथाइल प्लस ऑक्सीजन, इसको क्या बना दोगे, इथॉक्सी। ठीक है, इथाइल प्लस ऑक्सीजन, इसको क्या बनाओगे, इथॉक्सी। और ये 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है, प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी प्रोपेन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आईपीसी नेमिंग समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है आईपीसी नेमिंग के लिए। CH3O CH2CH2CH3, इसको हम नेमिंग कर सकते हैं यहाँ से 1 2 3। और ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन, और ये कार्बन का मिथाइल है आपका। ठीक है, तो ये जाएगा मिथाइल प्लस ऑक्सीजन, मिथॉक्सी। हमेशा याद रखना जिस साइड नंबर ऑफ कार्बन कम है उसको तो एल्कोक्सी बनाना है, और जिस साइड नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है उसको एल्केन बनाना है। तो क्या, मिथॉक्सी, और ये फर्स्ट पोजीशन पे तो उसको हम लिख देंगे 1 मिथॉक्सी, और हो जाएगा प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। दूसरा एग्जाम्पल देखो जरा, दूसरा एग्जाम्पल हमारा इसमें ये है CH3O CH3 एंड CH3। ठीक है, अब इस कार्बन चेन को काउंट करो। देखो आपका नंबर ऑफ कार्बन इधर तो 1 है, 1 कार्बन, इसको तो एल्कोक्सी बनाओगे तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, इसको एल्केन बनाओगे। लेकिन इसका नंबरिंग करोगे जब, तो नंबरिंग में क्या होगा, ये 1 2 3। ठीक है, अभी जो आपका मिथाइल प्लस ऑक्सीजन मिथॉक्सी आ रहा है, कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड पे। तो क्या लिखोगे, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। 3 कार्बन का एल्केन क्या हो जाएगा, प्रोपेन, और सेकंड पोजीशन पे ये आपका मिथॉक्सी ग्रुप आ रहा है, तो हमारा हो गया 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास ये है, दैट C6H5O, देन ये आगे दिया है C6H5O CH3, ठीक है, और CH3। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे तुम्हें ध्यान से देखो, नंबर ऑफ कार्बन किधर ज़्यादा है तो उसको तो एल्केन बनाना है, यानी उसको तो पेरेंट नेम बनाना है आपको। अब इधर तो 6 कार्बन है, तुम लोग के किधर इधर कितने 6 कार्बन, जबकि इधर कितने हैं, कार्बन चेन देखोगे इधर 4 की मान लो, 4 कार्बन है इधर, लेकिन कार्बन चेन यहाँ पे देखोगे, इसकी नंबरिंग करोगे 1 2 3। ठीक है, अब ये जो है आपका, जो आप एल्कोक्सी ग्रुप बनाओगे वो किसको बनाओगे, एल्कोक्सी ग्रुप किसके बनाओगे, इसको बनाओगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है। ऑक्सीजन को इसके साथ लेना है आपको। ठीक है, ऑक्सीजन को आपको इसके साथ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा, ये नंबरिंग करो 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 पे क्या है, मिथाइल। ठीक है, ये हमारा जो नेमिंग है 2 मिथाइल, और ये 2 मिथाइल और 3 कार्बन का आपका जो कार्बन चेन है प्रोपेन है, उस प्रोपॉक्सी बना लोगे ऑक्सीजन के साथ, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल। ठीक है, और 3 कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्रोपॉक्सी, 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी, और जो हमारा मेन चेन है वो है बेंजीन यहाँ पे, तो ये जाएगा बेंजीन। ठीक है, तो जो आपकी बड़ी चेन है उसके हिसाब से तो आपको पेरेंट नेम करना है, और एल्कोक्सी किसको बनाना है, जिस साइड में आपके नंबर ऑफ कार्बन कम है। लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना, इसको आप 1 2 3 4 4 को इसको बिटॉक्सी नहीं लिख सकते आप, ये बिटॉक्सी नहीं होगा। बिटॉक्सी तब होगा जब ये CH3 भी इधर होता, एक स्ट्रेट चेन होती, तो इसकी नेमिंग आप अलग से करोगे 1 2 3, तो ये हमारा हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन प्लस ऑक्सीजन 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी, और ये हमारा हो गया बेंजीन। ठीक है ना, कुछ NCERT के ही एग्जाम्पल हैं वो आप लोग को करने हैं। ठीक है, तो इसमें आपको IPC नेम लिखना है, राइट IPSC नेम ऑफ द फॉलोइंग। कई बार स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ जाता है, नेम दे देते हैं, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ जाता है, राइट IPC नेम ऑफ द फॉलोइंग।
ईथर्स या कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इसमें जो आपको कंपाउंड्स दिए गए हैं नेमिंग के लिए वो ये हैं। तो एक तो आपको ये दिया हुआ है CH3O CH2 CH2 CH CH3, ठीक है, और CH3। दूसरा यहाँ पे जो आपको दिया गया कंपाउंड वो ये है C6H5O C2H5, ठीक है बेटा। और तीसरा आपको जो कंपाउंड दिया गया है वो ये है CH3 CH2O CH CH3 CH2 CH3, ठीक है। ये 3 नाम है आपके पास। तो इसका जो है आपको नेमिंग करना है, ठीक है। तो नेमिंग कैसे करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके भी इसकी नेमिंग खुद से कर सकते हैं, फिर उसको रीचेक कर लें। अब देखो यहाँ पे हमारा, इसको ध्यान से देखिए, तो ये हमारा जो लेस नंबर ऑफ कार्बन है ऑक्सीजन के अबाउट वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये तो हमारा एल्कोक्सी ग्रुप हो जाएगा। बाकी जो हमारा पेरेंट नेम है वो इसके हिसाब से होगा, इस वाली कार्बन चेन के हिसाब से। अब जब इसकी नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग कैसे करोगे इसके, ऐसा तो नहीं कर सकते 1 2 3 फिर ये मिथाइल रह जाएगा पर। और वैसे भी लोवेस्ट नंबर रूल भी फॉलो होता है आईपीसी नेमिंग में, जिधर आपका सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा उधर नंबरिंग करोगे। तो नंबरिंग में 10 से करेंगे 1 2 3। तो ये तो हमारा हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा पोर्शन हो गया हमारा, 2 पे मिथाइल हो गया, 3 कार्बन का एल्केन क्या होगा, प्रोपेन। ये तो हमारा हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। लेकिन यहाँ 1 पोजीशन पे क्या आ रहा है हमारा, मिथॉक्सी। तो ये हो जाएगा हमारा नेमिंग 1 पे क्या हो गया हमारा, ये मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी, ठीक है। और 2 पे क्या है हमारा, ये मिथाइल। ये सब आपके सब्स्टिट्यूएंट है, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल और 3 कार्बन की चेन हमारी ये है प्रोपेन। तो ये हमारा नेम हो गया 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। दूसरा देखो ये C6H5O C2H5। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन चेन लेस है वो इधर है, तो ये क्या हो गया हमारा इथोक्सी। और ये हमारा क्या है C6H5 बेंजीन। तो ये हमारा नाम हो जाएगा इथोक्सी बेंजीन, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इथोक्सी बेंजीन। तीसरा हमारे पास ये है, अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन किधर कम है इधर कम है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ इथोक्सी। लेकिन फिर नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3 4। तो ये हमारा सेकंड पोजीशन पे आ रहा है इथोक्सी, तो हम ये लिखेंगे 2 इथोक्सी 2 इथोक्सी। और ये 1 2 4 कार्बन की चेन है, तो ये जाएगा 2 इथोक्सी ब्यूटेन। तो ये हमारा नाम हो गया इसका आईपीसी नेमिंग। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है आपको दिया गया है वो है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ। एक कंपाउंड तो आपको ये दिया गया है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, that 1 ethoxy propane 1 ethoxy propane, ठीक है। और जो दूसरा कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है वो कंपाउंड ये है 2 इथोक्सी 2 इथोक्सी 3 मिथाइल पेंटेन 2 इथोक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। तो वीडियो को पॉज करके तब अपनी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। अब देखो जो हमारा फर्स्ट है वो है हमारा 1 इथोक्सी प्रोपेन। तो आपका ऑक्सीजन अब इथोक्सी है तो इधर क्या आ जाएगा आपका C2H5, क्या जाएगा C2H5। ये क्या हो गया इथोक्सी। और ये क्या है हमारा प्रोपेन, तो ये हो जाएगा CH2 CH2 CH3। तो ये हो जाएगा 1 2 3। तो नाम क्या हो गया इसका 1 इथोक्सी प्रोपेन,
ठीक है, 1 इथॉक्सी प्रोपेन, इथाइल ग्रुप हो गया आपका जो स्मॉल कार्बन चेन है। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा है हमारा 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन, यानी एक तो आपको 5 कार्बन की चेन बनानी है, 1 2 3 4 5, और फिर 3 पे क्या है, मिथाइल है। ठीक है, 3 पे हमारा ये आपका 3 मिथाइल पेंटेन है। तो अगर हम इसको 2 पे इथॉक्सी है, यानी सेकंड पोजीशन पे हमारा इथॉक्सी है, तो पहले तो इथॉक्सी ग्रुप बना लो O C2H5, ये क्या हो गया हमारा इथॉक्सी। ठीक, अब ये आपका फर्स्ट, अब सेकंड पोजीशन पे ये ले लिया, तो एक कार्बन हम यहाँ से लेना है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो 2 पे इथॉक्सी आ गया। देन इसके बाद 3, और जो 3 कार्बन है हमारा, इस पे हमारा क्या आना है, एक मिथाइल ग्रुप आना है, तो ये हो गया मिथाइल। देन ये हमारा 4th कार्बन हो गया CH2, देन ये हमारा हो गया 5th कार्बन CH3। तो नंबरिंग करोगे 4 5। तो ध्यान से देखो, सेकंड पोजीशन पे तो क्या आ गया हमारा, इसमें सेकंड पोजीशन पे तो आ गया हमारा ये इथॉक्सी ग्रुप। ठीक है, 2 इथॉक्सी, और 3 पे आ गया हमारा ये मिथाइल, 3 मिथाइल, और 5 कार्बन की चेन होगी हमारी पेंटेन। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। तो इस तरह से आप अगर आपको ये दिए गए हैं, आप इनके नाम ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें एपिसिनेमी के बाद बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो कि एक की इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ईथर के लिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ज़्यादा नहीं है, 2 ही क्वेश्चंस हैं, हालांकि क्वेश्चंस तो काफ़ी सारी बनती हैं, बट जो NCERT में है, जो आपका नीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें ईथर फॉर्मेशन by dehydration of alcohol, by dehydration of alcohol। अल्कोहल में आपने एक रिएक्शन और पढ़ी थी कि अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्कीन भी बनता है। ठीक है, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्कीन भी बनता है बेटा, बट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हमारा ईथर फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, अब हम 2 चीज़ें हैं, इथेनॉल ले लेते हैं हम, CH3 CH2OH। ठीक है, इथेनॉल है। तो देखो कंडीशन क्या है, दोनों ही कंडीशन में जब अल्कोहल से एल्कीन बनाए या अल्कोहल से ईथर बनाए, दोनों ही कंडीशन में हम डिहाइड्रेशन कराना पड़ेगा। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है हमारा कंसनट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ भी हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया हुआ है, और यहाँ भी हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया है। लेकिन ये टेम्परेचर कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अगर आपने हाई टेम्परेचर लिया तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, और लो टेम्परेचर लिया तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो, अगर आपने लो टेम्परेचर लिया हुआ है, लाइक 413 केल्विन पे अगर आप कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर रहे हैं इसको, अल्कोहल को, तो हमें मिलेगा ईथर CH3 CH2O CH2 CH3, ये हमें ईथर मिलेगा, इथॉक्सी ईथेन। बट अगर आपने कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको हीट किया है 443 केल्विन पे, हाई टेम्परेचर पे हीट किया है, तब ये हमारा डिहाइड्रेशन करके ये बनाएगा हमारा एल्कीन। ठीक है, ये है इसमें रिएक्शंस में। तो देखो, जो पहला वाला रिएक्शन है हमारा, ये तो आपने वाली क्वेश्चंस तो नो डाउट इम्पोर्टेंट है, मैकेनिज्म भी बताया था, ये तो आपको डिटेल में करने को मिलेगी, जो हमने पीछे अल्कोहल्स की वीडियो बनाई हुई है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ये आपकी वीडियोस प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है, अल्कोहल से एल्कीन और भी बहुत सारी रिएक्शन है, सर्जफ रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं हम एल्कीन फॉर्मेशन। बाकी हम फोकस करेंगे इस वाली रिएक्शन पे यहाँ पे, क्योंकि ईथर के लिए ये आपका इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जब आप अल्कोहल से ईथर बनाते हो तो यहाँ हमारे 2 मॉलिक्यूल होते हैं अल्कोहल के, 2CH3 CH2OH। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल होते हैं अल्कोहल के, और ये हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको हीट करते हैं 413 केल्विन पे। टेम्परेचर कंडीशन याद रखें कि किस कंडीशन में अल्कोहल बनना है, किस कंडीशन में ईथर बनना है, टेम्परेचर कंडीशन पे ही आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हमारा ईथर बनता है। अब ईथर इसमें सिंपली बनता है कैसे, कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल तो ये है CH3 CH2OH, दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास ये है इथेनॉल का HO CH2 CH3। तो 2 मोल हमारे पास ये इथेनॉल है, और हमने लिया हुआ है कंसनट्रेटेड H2SO4,
इसके साथ हम इसको हीट कर रहे हैं 413 केल्विन पे। तो यहाँ से क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, वाटर हमारा यहाँ से रिमूव होगा, ये H2O, ठीक है, दोनों अल्कोहल मॉलिक्यूल से H2O रिलीज होगा, रिमूव होगा, और ये हमारा ईथर बन जाएगा सिमेट्रिकल CH3CH2O CH2CH3। तो इतना सिंपल ये रिएक्शन है, ठीक है। जो भी अल्कोहल दिया हुआ है ईथर बनाने के लिए, 2 मोल अल्कोहल लो, दोनों को रखो, दोनों के OH सामने रखो और वाटर रिमूव करा दो और आपको ईथर मिल जाएगा। और ईथर भी कैसा मिलेगा, याद रखना, सिमेट्रिकल ईथर मिलेगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं इस इक्वेशन की। पहले इसमें मैकेनिज्म की बात करें। मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि मैकेनिज्म आपका इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। मैकेनिज्म में क्या होता है, अल्कोहल से ईथर कैसे बनाते हैं, इसका मैकेनिज्म है, 3 स्टेप्स मैकेनिज्म है ये, इट इज 3 स्टेप्स मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसमें फर्स्ट स्टेप में जो हमारा अल्कोहल है उसका होगा प्रोटोनेशन, ठीक है। एक मॉलिक्यूल हमने अल्कोहल का लिया है पहले, CH3CH2OH, और प्रोटोन आएगा हमारा एसिड से H+, तो पहले होगा इसका प्रोटोनेशन, ठीक है। और प्रोटोनेशन से हमारा बनेगा ऑक्सोनियम आयन CH3CH2OH2+, ठीक है। और ये हमारा ऑक्सोनियम आयन बनता है, ये हमारा होता है फर्स्ट स्टेप, ये वाला स्टेप कैसा होता है, फर्स्ट स्टेप। तो ऑक्सोनियम आयन बनने के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप यहाँ पे होता है, सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में हमारा अटैक ऑफ अल्कोहल होगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, CH3CH2OH, ठीक है। इसके पास लॉन पेयर है, प्लस हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल जो ऑक्सोनियम आयन बना था वो ये था, एक अल्कोहल मॉलिक्यूल से हमारा बना था ऑक्सोनियम आयन, ठीक है, OH2+। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, इस वाली रिएक्शन में, ये रिएक्शन है आपका SN2 का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये रिएक्शन है आपका SN2 और ये आपका स्लो रिएक्शन होती है, ठीक है। ये आपका स्लो रिएक्शन होता है, SN2 का एग्जाम्पल है। और आपको अगर याद हो SN1 SN2 में बताया था, SN2 में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और जो भी आपका ग्रुप जा रहा है एज ए लिविंग ग्रुप, ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो आपका दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल है जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, ये अटैक करेगा, ठीक है, इस कार्बन पे, और यहाँ से रिमूव होगा ये H2O, ठीक है। ये साइमल्टेनियसली होता है, SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ हमारा क्या हमें मिलेगा, यहाँ पे देखो CH3CH2OH। अब ऑक्सीजन ने अपने लॉन पेयर किसको दिए, इस कार्बन को दे दिए, क्योंकि यहाँ से H2O चला गया, ठीक है। और ये हमारा बन गया CH2CH3। अभी भी हमारा क्या बना है, ये ऑक्सोनियम आयन, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सोनियम आयन। जब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज होता है इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, थर्ड स्टेप में हमारा होगा बेटा डीप्रोटोनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये इंटरमीडिएट बना है हमारा ऑक्सोनियम आयन CH3CH2O + H CH2CH3, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमारा होगा डीप्रोटोनेशन, यानी ये जो आपका हाइड्रोजन है ये डीप्रोटोनेट हो जाएगा -H+, और हमारा ईथर बन जाएगा CH3CH2O CH2CH3। आया बात समझ में। तो ये सिंपल सी मैकेनिज्म ही, पहले आपको प्रोटोनेशन कराना है, ऑक्सोनियम आयन बनाना है, इसके बाद जो दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे और वाटर रिमूव हो जाएगा। साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये। फिर से ऑक्सोनियम आयन बनेगा, देन इसके बाद आपका ये हमेशा याद रखो, ऑक्सीजन ने अपने लॉन पेयर इसको दिए, क्योंकि जब H2O जाएगा प्लस चार्ज इस पे छोड़ के जाएगा, H2O जब जाएगा, ये -H2O यहाँ से निकाल दिया हमने, तो प्लस चार्ज इस पे छोड़ के जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर इसको देगा, तो इसके ऑक्टेट पूरा होगा और फिर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। इसके बाद जब H+ जाएगा, डीप्रोटोनेशन करके अपने जो इलेक्ट्रॉन है इसको देके जाएगा ऑक्सीजन को, तब ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये सिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा, इथॉक्सी ईथेन। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी, और अदर एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे लिमिटेशंस की कि क्या लिमिटेशंस हैं इस रिएक्शन की, ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ दिस रिएक्शन। लिमिटेशंस आपको याद रखनी है। तो पहले जो फर्स्ट लिमिटेशन है वो ये है कि थ्रू बाय दिस मेथड we can prepare only symmetrical ether, ठीक है, only symmetrical ether can be prepared। एक तो इस रिएक्शन के थ्रू हम सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं बच्चों, अनसिमेट्रिकल ईथर इस रिएक्शन के थ्रू नहीं बना सकते। दूसरा, इस रिएक्शन के लिए जो टेम्परेचर है वो लो होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी लो। जो अगर आपने टेम्परेचर हाई किया तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ईथर ना बन के क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्कीन बनता है। तीसरा ये है कि जो अल्कोहल है हमारा, दैट अल्कोहल शुड बी प्राइमरी, अल्कोहल शुड बी प्राइमरी और 1 डिग्री, अल्कोहल शुड बी 1 डिग्री और प्राइमरी। इस रिएक्शन के लिए जो अल्कोहल लिया जाएगा वो 1 डिग्री या प्राइमरी होना चाहिए, तभी हमें डिहाइड्रेशन से क्या मिलेगा, ईथर मिलेगा, ठीक है। बट अगर हमारे पास जो अल्कोहल है वो 2 डिग्री या 3 डिग्री है, इफ़ अल्कोहल इज 2 डिग्री और 3 डिग्री, यानी सेकेंडरी और टर्चरी अल्कोहल अगर हमारे पास है, ठीक है, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल, देन जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, प्रोडक्ट विल बी एल्कीन। ये आप याद रखिएगा दैट अगर इस रिएक्शन में हमने 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल का यूज़ किया तो हमें ईथर ना मिलके क्या मिलेगा, हमें एल्कीन मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें जो 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल है, इसमें जो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है ये तो फॉलो करता है SN2 रिएक्शन को, फॉलो SN2, इसलिए हमारे यहाँ पे ईथर बना है। जबकि 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल जो हैं इस रिएक्शन में, 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल अगर आप लेते हो देन दे फॉलो SN1 रिएक्शन, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो करेंगे, SN1 रिएक्शन, कार्बोकेटायन बनेगा, देन रिप्रोटोनेशन होगा, देन एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स टू फॉर्म ईथर, तो अगर ऑर्डर पूछा जा रहा है कि अल्कोहल्स का क्या ऑर्डर है इस रिएक्शन में ईथर बनाने के लिए, तो ऑर्डर आएगा दैट 1 डिग्री अल्कोहल हैज़ ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म ईथर देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री देन 3 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है, नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो है विलियमसन सिंथेसिस, जो कि एक इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो फर्स्ट रिएक्शन आपने पढ़ा है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, विलियमसन सिंथेसिस। कई बार तो एग्जाम में सिर्फ ये पूछ लेते हैं तो विलियमसन सिंथेसिस किसके लिए यूज़ होता है, ईथर फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है विलियमसन सिंथेसिस। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, इवन नीट में भी पूछा जा सकता है कि विलियमसन सिंथेसिस किसके लिए यूज़ होता है, वो ईथर फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है विलियमसन सिंथेसिस। अच्छा, इसका एक प्लस पॉइंट है विलियमसन सिंथेसिस का, हालांकि इसकी भी काफ़ी सारे लिमिटेशंस है, बट इसका एक प्लस पॉइंट ये है दैट बाय दिस रिएक्शन या बाय दिस मेथड वी कैन prepare symmetrical and unsymmetrical ether both, prepare symmetrical and unsymmetrical ether both, unsymmetrical ether both। तो ये इसका प्लस पॉइंट है विलियमसन सिंथेसिस का कि इसके थ्रू हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों बना सकते हैं बेटा। जबकि जो पहला रिएक्शन था जिसमें अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से हमने बनाया था उसमें सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर बनता है। अब इस रिएक्शन में हम करते क्या है, इस रिएक्शन में हमारे पास होता है एक अल्काइल हैलाइड RX, दूसरा इसमें हमारा पास होता है सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, RO-
Na+ सोडियम एल्कोक्साइड। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जो सोडियम है Na+, ये हैलोजन को लेके चला जाता है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ये हमारा यहाँ पे RO- होता है, आप मान लो इसको एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये भी हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, जिसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो हैलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है और ये हमारा ईथर बन जाता है ROR+ NaX। ये ईथर बना हमारा कैसा, सिमेट्रिकल। कैसा ईथर, सिमेट्रिकल, अगर दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है, सेम है। बट अगर हम अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना है तो यहाँ पे ये अल्काइल हैलाइड में और सोडियम एल्कोक्साइड में हमें क्या लेना पड़ेगा, अल्काइल ग्रुप अलग लेना पड़ेगा, ठीक है। सपोज यहाँ पे R है तो यहाँ पे R' है, तो ये हमारा NX रिमूव हो जाएगा, यहाँ से NX चला जाएगा, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और हमारा ईथर बनेगा ROR'। तो ये कैसा बना, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो इस रिएक्शन के थ्रू हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर हम सिमेट्रिकल ईथर हम बनाएं तो एक हमारे पास अल्काइल हैलाइड है CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड ले लिया। दूसरा हम सोडियम मिथॉक्साइड ले लेते हैं CH3O- Na+, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारा क्या रिमूव हो जाएगा, NaCl, ठीक है, Na+, Cl को लेके चला जाएगा, या ये कह लो कि CH3O- इस Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा और क्या बनेगा हमारे पास, CH3O CH3। तो ये कैसा ईथर है हमारे पास, ये है हमारा सिमेट्रिकल ईथर। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए, क्या हमने लिया CH3Cl प्लस हमने ले लिया इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड CH3CH2O- Na+। रिएक्शन यहाँ भी सेम ही होना है कि ये जो आपका एल्कोक्साइड ग्रुप है इथोक्साइड, ये किसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, Cl को, और हमारा ये फॉर्म हो जाएगा CH3O CH2CH3। और ये ईथर कैसा है हमारा, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो इस मेथड के थ्रू भैया हम सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों बना सकते हैं। और इसमें हमारे पास सबस्ट्रेट क्या होता है, सोडियम एल्कोक्साइड होता है सबस्ट्रेट, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, अल्काइल हैलाइड होता है, अल्काइल हैलाइड। हालांकि इस रिएक्शन के थ्रू हम एरोमेटिक ईथर भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर अलग से कंडीशन है एरोमेटिक ईथर बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस, लिमिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। तो लिमिटेशंस ध्यान से सुनिएगा, लिमिटेशंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस, और नोट कीजिएगा अपने नोट्स में। तो जो इसमें पहला लिमिटेशन तो ये है दैट इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ, ये जो रिएक्शन है इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ SN2 रिएक्शन, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, SN2 रिएक्शन का। और जो हमने अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से 1 डिग्री अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से हमने जो बनाया था ईथर, वो भी SN2 रिएक्शन का ही एग्जाम्पल थी। और विलियमसन सिंथेसिस भी SN2 रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो जब ये SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल है, वो तुम्हें पता हो SN2 रिएक्शन में जो हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं, वो अल्काइल हैलाइड जनरली हमारे पास होता है प्राइमरी, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का रेट ऑफ SN2 ज़्यादा होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आपका उसी अल्काइल हैलाइड पे अप्रोच करता है जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। तो अगर हम विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू ईथर बनाना है, देन अल्काइल हैलाइड जो है, अल्काइल हैलाइड should be primary only, should be primary और 1 डिग्री ओनली। यानी विलियमसन सिंथेसिस से अगर हमें ईथर बनाना है तो अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। बट अगर हमने 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया है, इफ वी टेक 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड फॉर द ईथर प्रिपरेशन थ्रू विलियमसन सिंथेसिस, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, देन प्रोडक्ट विल बी एल्कीन। ईथर नहीं बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट विल बी एल्कीन, ठीक है।
प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो एल्कीन बनेगा, क्योंकि इसका रीज़न है हमारे पास ये जो सोडियम एल्कोक्साइड है, न्यूक्लियोफाइल जो है हमारे पास सोडियम एल्कोक्साइड RO- Na पॉजिटिव, तो ये भैया एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम करता है। ये जब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है तो ये रिएक्शन कराता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और हमारा मिलता है हमें क्या, ईथर। ठीक है, बट ये जो है ये एज ए बेस भी काम करता है, सोडियम एल्कोक्साइड एज ए बेस, और जब ये एज ए बेस काम करता है तो ये कराता है एलिमिनेशन, अल्काइल हैलाइड से क्या करा देता है, एलिमिनेशन, और हमें क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट एल्कीन। ठीक है, आया समझ में। तो देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये लिया हुआ है एल्काइल हैलाइड, हमने ये लिया हुआ है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, हमने लिया हुआ है CH3CH3Br, ठीक, और हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम मिथॉक्साइड के साथ CH3O- Na ठीक है। तो अभी इस रिएक्शन में क्या है, इस रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड हमारे पास कैसे 3 डिग्री, अब 3 डिग्री या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर आपने लिया है तो ये जो आपका सोडियम एल्कोक्साइड है ये एज ए बेस काम करता है बेटा, ये अब सब्स्टिट्यूशन नहीं कराएगा, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूशन करा दो तो प्रोडक्ट हमारा ईथर बन जाता, तो ये एज ए बेस काम करेगा और ये यहाँ से एलिमिनेट कराएगा इसमें 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड से, ये हमारा रिमूव कराएगा HBr, ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करा देगा ये, और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एल्कीन मिलेगा, हमें प्रोडक्ट मिलेगा ये CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो हमें ये मिल जाएगा 1 2 3, आप नाम भी दे सकते हो 2 मिथाइल प्रोपीन, ठीक है, तो हमें एल्कीन मिलेगा, ठीक। बट अगर हमें ये ईथर बनाना है, फॉर एग्जाम्पल हमें अगर यही ईथर बनाना है, प्रिपेयर द ईथर CH3 बाय विलियमसन सिंथेसिस, ये भी कंडीशन है, हमें किसके थ्रू बनाना है, विलियमसन सिंथेसिस, क्योंकि अनसिमेट्रिकल ईथर है तो विलियमसन सिंथेसिस से बना सकते हैं, ठीक है। और ये भी है दैट व्हाट आर द रिएजेंट्स, अगर हमें ये विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू बनाना है तो हमें क्या रिएजेंट्स भैया यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें एक ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा जो टर्शियरी है, जो टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है आपका, इसको आप अल्काइल हैलाइड मत बनाना, इसको आप अल्काइल हैलाइड मत बनाना, क्योंकि जो अल्काइल हैलाइड होता है वो हमारा होता है प्राइमरी विलियमसन सिंथेसिस में, तो इसके साथ तो आप जोड़ दो कोई भी हैलोजन CH3Cl प्लस, इसके साथ आप ऑक्सीजन को इसके साथ ले लो, ऑक्सीजन को टर्शियरी ग्रुप के साथ ले लो, तो ये हो जाएगा CH3 O- Na पॉजिटिव। तो जो सूटेबल रिएजेंट है वो ये है कि आपको अल्काइल हैलाइड हमेशा कैसा रखना है, 1 डिग्री या प्राइमरी, वो तो आपको हमेशा 1 डिग्री या प्राइमरी, हालांकि आप जो एल्कोक्साइड है, जो आपके पास सोडियम एल्कोक्साइड है, ये आप 2 डिग्री या 3 डिग्री ले सकते हैं, इट कैन बी 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये तो आपको सोडियम एल्कोक्साइड 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है, लेकिन भैया अल्काइल हैलाइड आपका हमेशा कैसा रहना चाहिए, प्राइमरी रहना चाहिए, ठीक है। और जब आप इसका रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो ये NaCl जाएगा और ये आपको फॉर्म हो जाएगा CH3O- तो ये आपका ईथर फॉर्म हो गया। या आपको कुछ नहीं करना, आपको जैसे ये ईथर बनाना था CH3, आपको सिर्फ ये देखने के रिएजेंट्स क्या लेने हैं हमें, CH3O- तो इस केस में तुम्हें क्या करना है, जो ऑक्सीजन है वो तो आपको किसके पास भेजना है, टर्शियरी या सेकेंडरी ग्रुप के पास, ऑक्सीजन किसके पास भेजना है, या इसको ऐसे ब्रेक कर दो, यहाँ ब्रेक कर दो, इसको आपको ब्रेक कैसे करना है ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। आपको ऑक्सीजन और कार्बन के बीच बॉन्ड ब्रेक करना है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच बॉन्ड ब्रेक करना है, तो जो आपका सेकेंडरी या टर्शियरी अल्काइल ग्रुप जिस साइड है उस साइड तो आपको ऑक्सीजन देना है, ठीक है। तो आप ऐसे ब्रेक कर दो और इधर लगा दो आप सोडियम,
और इधर लगा दो आप कोई भी हैलोजन। तो आपको जो रिएजेंट्स मिलेंगे भैया वो मिलेंगे आपको, ये तो आपको टर्शरी एल्कोक्साइड मिल जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड ONA, ठीक है, और आपको एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा ये CH3X। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जहाँ भी सेकेंडरी या टर्शरी ग्रुप है उधर तो आपको ऑक्सीजन बॉन्ड ऐसे ब्रेक करना है कि ऑक्सीजन सेकेंडरी और टर्शरी ग्रुप के पास जाए। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये अगर इधर यही तैयार करना है CH3CH3CHO, जैसे हमें ये तैयार करना है, तो इसके लिए कौन कौन से रिएजेंट्स हमें लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो तुम ये देखो आपके पास प्राइमरी और जो सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है वो किधर है, तो देखो ये तो आपका प्राइमरी हो गया, या आप इधर CH3CH2 ले लें, ठीक है, आप इधर ले लें CH2CH3, तो ये 1 डिग्री हो गया हमारा, प्राइमरी हो गया ये। तो देखो इधर तो हमारा कैसा है, ये 1 डिग्री है प्राइमरी हो, जबकि इधर एल्काइल ग्रुप कैसा दिख रहा है, सेकेंडरी। तो आप जब ब्रेक करोगे तो आपको ऑक्सीजन सेकेंडरी ग्रुप की तरफ भेजना है, आपको ऑक्सीजन टर्शरी ग्रुप की तरफ भेजना है। तो ये सेकेंडरी ग्रुप की तरफ भेजा, तो यहाँ तो लगा दिया क्या, सोडियम, और इधर क्या लगा दिया, हैलोजन। तो हमें रिएजेंट्स क्या मिलेंगे, या आप ये कह लो कि जो आपकी लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है, जिधर आपका स्टेरिक हिंड्रेंस कम है उधर तो हैलोजन लगाना है, और जिधर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है उधर आपको सोडियम जोड़ना है। और स्टेरिक हिंड्रेंस किधर ज़्यादा रहता है, सेकेंडरी और टर्शरी की तरफ। तो ये तो हमारा सोडियम एल्कोक्साइड तो भैया हमारा ये बन जाएगा O- Na पॉजिटिव, ठीक है, प्लस, और एल्काइल हैलाइड हमें क्या लेना पड़ेगा, CH3CH2X। तो आई होप आपको लिमिटेशन समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट लिमिटेशंस क्या है, अगर हमें बनाना है एरोमेटिक ईथर, ठीक है, अगर हमें एरोमेटिक ईथर बनाना है तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक ईथर, क्या लिमिटेशंस हैं उसके लिए ये भी याद रखिएगा। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक ईथर, ठीक है, एरोमेटिक ईथर बनाने के लिए क्या लिमिटेशन है। तो देखो यहाँ दो चीज़ें हैं, सपोज हमने ये लिया हुआ है, दोनों ही कंडीशंस बता रहे हैं, ये तो हमारा क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, ये एराइल हैलाइड हो गया हमारे पास, और हमने ये ले लिया मिथॉक्साइड CH3O- Na पॉजिटिव, ठीक। एक तो रिएजेंट्स हमारे पास ये है, दूसरा रिएजेंट्स हमारे पास क्या है, दैट हमने सोडियम फिनॉक्साइड ले लिया O- Na पॉजिटिव, ठीक, प्लस हमने ये ले लिया एलिफेटिक, ये आपका CH3Cl। अब दोनों को अगर रिएक्शंस को देखें, तो अगर हम रिएक्शंस में देखें, हम जब ईथर बनाते हैं विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू, तो हम क्या रिमूव कराते हैं भाई, NaCl, क्या रिमूव कराते हैं हम, NaCl, ठीक है, -NaCl। अगर ऊपर वाले रिएक्शन को देखें तो यहाँ से ये Cl गया, यहाँ से ये Na प्लस NaCl गया, तो हमारा क्या बनेगा, ईथर कौन सा बनना चाहिए हमारा, ईथर क्या बनेगा हमारा, ये आपका ये न्यूक्लियोफाइल है CH3O-, ये टेक कर जाएगा, क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा, और क्या बन गया OCH3, ठीक है, ये हमारा बन गया मिथॉक्सी बेंजीन ईथर, मिथॉक्सी बेंजीन। दूसरी वाली रिएक्शन में भी सेम ये है कि आपने जो Na प्लस है ये Cl के साथ ले लिया NaCl, और ये आपका CH3 जो है ये प्लस इसके साथ कंबाइन कर गया O- का, तब भी मिथॉक्सी बेंजीन बनेगा। लेकिन ये प्रॉब्लम एक है, हमें पता है कि ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन है SN2 रिएक्शन, जिसका एग्जाम्पल है SN2। और अगर तुम्हें याद हो कि जो एराइल हैलाइड होते हैं बेटा, एराइल हैलाइड्स आर नॉन रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन ड्यू टू रेजोनेंस, they form partial double bond character, ठीक है बेटा, they form partial double bond character
ये हो जाता है ना, कार्बन और हेलोजन के बीच क्या आ जाता है, रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और बॉन्ड कैसा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से इसका सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता है। तो इसके केस में यही है, ऊपर वाली रिएक्शंस को फॉलो नहीं किया जाता है। जो फर्स्ट रिएक्शन है इसको फॉलो नहीं करते हैं। मिथॉक्सी बेंजीन बनाने के लिए हम फॉलो करेंगे इस रिएक्शन को। जो हमारे पास सूटेबल मेथड है वो सेकेंड रिएक्शन है, सूटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथॉक्सी बेंजीन। आए बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। लेकिन इसके केस में जो हमारा ये जो क्लोरीन है, जो क्लोरीन के लॉन पेयर हैं, वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में चले जाएंगे, जिस वजह से यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से जो क्लोरीन की लीविंग ग्रुप टेंडेंसी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मिथॉक्सी ग्रुप है CH3O-, ये क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्लोरीन रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे बॉन्ड कैसा बना लिया है, स्ट्रॉन्ग बना लिया है। जबकि यहाँ पे जो CH3Cl है, यहाँ पे रेजोनेंस होता नहीं है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है। इसलिए यहाँ पे जो आपका फिनॉक्सी ग्रुप है C6H5O-, ये यहाँ से इस Cl को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा और मिथॉक्सी बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये लिमिटेशन समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है दैट प्रिपेयर द फॉलोइंग ईथर, प्रिपेयर द फॉलोइंग बाय विलियमसन सिंथेसिस। आपको ये तैयार करना है विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू ही, विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, तो एक तो आपको ये ईथर बनाना है विलियमसन सिंथेसिस के थ्रू 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथाइल प्रोपेन। तो इसके लिए पहले तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ईथर का। फिर तुम्हें देखना पड़ेगा कि प्राइमरी ग्रुप किधर है, सेकेंडरी या टर्शरी किधर है। जिधर प्राइमरी है उधर हेलोजन लगा देना, जिधर सेकेंडरी टर्शरी ग्रुप है उधर सोडियम लगा देना और रिएक्शन करा देना। दूसरा आपको बनाना है 1-मिथॉक्सी ईथेन, 1-मिथॉक्सी ईथेन। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और है, ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज an appropriate method for the preparation of 1-methoxy 4-nitrobenzene, 1-methoxy 4-nitrobenzene एंड वाई। रीज़न भी पूछा है कि कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड है और क्यों। इसमें जो फर्स्ट मेथड है वो तो आपको ये दिया गया है कि रिएजेंट्स जो दिए हैं आपको, सेट ऑफ रिएजेंट्स वो ये हैं। इधर ये आपको दिया Br और ये NO2, और ये आपको दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया है CH3ONA। कि क्या ये रिएजेंट्स सूटेबल है 1-मिथॉक्सी 4-नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए, या ये रिएजेंट्स सूटेबल है ONA NO2 प्लस CH3Br।
तो ये आपको बताना है दैट कौन से बेस्ट है मेथड। तो देखो यहाँ से सीधा सीधा दिख रहा है कि जो हमारा हेलो एरीन है वो तो बेस्ट मेथड हो नहीं सकता, क्योंकि वो आपका डबल बॉन्ड बना लेता है रेजोनेंस की वजह से और लीविंग ग्रुप टेंडेंसी कम हो जाती है। इसलिए हमारा जो ए है ये सूटेबल मेथड नहीं है। सूटेबल मेथड कौन है हमारे लिए? बी, क्योंकि हमें अल्काइल हैलाइड लेना है, एक तो प्राइमरी लेना है। एरोमेटिक हम नहीं ले सकते क्योंकि वो रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और जो आपका रिएक्शन है SN2 के लिए वो आपका स्लो हो जाता है और एराइल हैलाइड उसकी तरफ जाते ही नहीं है। तो बी आपका सूटेबल मेथड है। एक क्वेश्चन आपका ये आया हुआ है that write the mechanism of the following reaction। ये आपका बोर्ड एग्जाम में आई हुई है इक्वेशन। राइट द मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन में आपको ये दिया गया है 2CH3 CH2OH, ठीक है, और कंसनट्रेटेड H2SO4। रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। मैकेनिज्म भी पीछे बताइए आपको 413 केल्विन और ईथर बनाया हुआ है CH3 CH2O CH2 CH3। ये इक्वेशन आपकी मैकेनिज्म पूछी गई है बोर्ड एग्जाम्स में, तो आप कर सकते हैं। ये मैकेनिज्म बताया दिया, आप खुद से भी प्रैक्टिस करके देख लें एक बार। तो ये आपका ईथर का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्लासिफिकेशन और IPSC नेमिंग कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो भी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।